दोस्तों, जैसा कल वादा किया था आपसे कि छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और 7 तारीख को पहले चरण का मतदान है और यहाँ क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद 17 तारीख को दूसरा और फाइनल अगर देखा जाए तो चुनाव छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, इसकी तहकीकात करने के लिए हम आज छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, राजधानी रायपुर में। और पीछे आप देख रहे होंगे मोर रायपुर। ये मोर रायपुर का मतलब यह है कि राजधानी में जो है हम हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आप पूरे देश में कहीं भी पूछिए कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस कहां जीत रही है तो पहला नाम आता है छत्तीसगढ़ का। लेकिन क्या सचमुच ग्राउंड लेवल पे ऐसी ही बात है? ये जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आज दिन भर घूमने के बाद क्या कुछ हम लोगों ने पाया है? क्या भूपेश बघेल की सरकार इतनी मजबूत है कि फिर से रिपीट कर रही है, या बीजेपी ने यहां अंदर खाने बहुत काम कर लिया है कि बीजेपी भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है? बहुत सारे सवालों का जवाब तो हम खोजेंगे और इस चर्चा के दौरान हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बात और भी है कि आज दिन भर अलग अलग राज्यों में भी सरगर्मियां तेज रही हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी थे और कल भी थे, कल से आज। और आज तो वो एक गांव में पहुंच गए राहुल गांधी, जहां बिना बताए पहुंचे थे। लोग सरप्राइज्ड थे कि आखिर राहुल गांधी कैसे हमारे यहां आ गए। वो गारंटी कार्ड लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी वहां, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी ने वहां भाषण भी दिया है। उधर मिजोरम को लेकर के आज एक भावुक वीडियो जारी किया है सोनिया गांधी ने। और इसी छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे और वो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सुदूर कोंटा, जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां थे। और उसके अलावा रायपुर के बगल में 40 किलोमीटर की दूरी पर महासमुंद है, वहां भी। तो 2 जनसभाएं आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन जनसभाओं में सबसे बड़ी बात ये कि छत्तीसगढ़ में आकर के भी मोदी जी को घेरने की कोशिश तो की ही, साथ साथ उन्होंने मणिपुर को लेकर के मोदी जी से कई सारे सवाल पूछे। क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है आज, सबसे पहले आइए उसको सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ, और इस छत्तीसगढ़ में क्या कुछ है, इस चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कुछ कहा आज यहां छत्तीसगढ़ आकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हमारे देश इधर जल रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर जल रहा है, लेकिन आज तक एक दिन भी मोदी जी मणिपुर नहीं गए वहां के लोगों को समाधान करने के लिए, महिलाओं से मिलने के लिए, वहां के बच्चों को मिलने के लिए। घर जल गए, संपत्ति वहां लूटी गई, महिलाओं का रेप हुआ। उस वक्त मोदी जी को वो याद नहीं आता। अभी गांव-गांव फिरते हैं वोटों के लिए, आपके पास भी आएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे किसी का दुख पूछने के लिए, दर्द पूछने के लिए। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जो गरीबों के बारे में कुछ सोचता नहीं, सिर्फ सोचता एक ही है कि वोट लेने के लिए कहां जाना, कहां भाषण करना। दूसरा, इतने देश उन्होंने फिरे, इतने फॉरेन कंट्रीज को गए, लेकिन जहां दंगे होते, फसाद होते, लूट होते, वहां पर जाकर समाधान करने की शक्ति उनमें नहीं है। तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को। सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी सब जगह चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, अलग अलग चुनावी राज्यों में चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं नरेंद्र मोदी। आखिर क्यों नहीं जाते हैं, ये सवाल यहां पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। और अपनी पार्टी के प्रचार में और उनके साथ साथ भूपेश बघेल जो मुखिया हैं, सीएम हैं छत्तीसगढ़ के इस वक्त, वो भी उनके साथ लगे हुए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कांग्रेस पार्टी ने। जयराम रमेश खुद दिल्ली से चले आए और उन्होंने यहां से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो बहुत गतिविधियां यहां चल रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जब बात कर रहे हैं तो एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि कल यहां चुनाव के दौरान पहली बार, चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए क्योंकि
शायद वो भूल गए हों चुनाव में प्रचार कैसे किया जाए, तो कल वो रिवाइव करेंगे खुद को, उसके बाद शायद दीदी तक पहुंच जाएं या कुछ और करें। लेकिन इन सब की चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में। उससे पहले अब दो बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बात तेलंगाना की हम कर रहे हैं, दूसरी बात उधर सोनिया गांधी आज क्या कुछ कर रही थी, क्या कुछ कह रही थी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसके बाद तेलंगाना में राहुल गांधी का आज दूसरा दिन था और वहां राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहां वो बातें कर रहे हैं और सीधा हमला बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम पर कर रहे हैं, ये साफ समझ में आता है कि यहां अब कांग्रेस पार्टी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है या वो कॉन्फिडेंस अब आ चुका है खासकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में कि हम तेलंगाना का चुनाव जीत सकते हैं। बहुत सारी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं भी की हैं राहुल गांधी ने, लेकिन जो भाषण दिया है उसके कुछ अंश को आपके सामने रखना चाहता हूं। उस भाषण में राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं और अब कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी सरकार तेलंगाना में बन रही है। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे आज तेलंगाना। बाय बाय केसीआर, मगर रेवंत जी ने कहा बाय बाय केसीआर, मगर जो पैसा इन्होंने लूटा है उसके बारे में क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले चीफ मिनिस्टरशिप से बाय बाय होगा। उसके बाद जो केसीआर जी ने तेलंगाना की जनता से पैसा लूटा है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। मैंने मन बना लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालने जा रही है। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जब वायदा करता हूं तो उस वायदे को पूरा करके दिखाता हूं। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। अदानी जी के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए चले गए। तो जब हम वायदे करते हैं हम उन वायदों को पूरा करते हैं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा जो घर है सरकारी घर वो ले लिया और मैंने खुशी से इनको घर दिया, कहा लो ले जाओ अपना घर, मुझे नहीं चाहिए। पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, पूरा तेलंगाना मेरा घर है। करोड़ों लोग अगर मुझे जरूरत पड़े तो करोड़ों लोग मुझे अपने घर में रहने देंगे। कोई ईडी का अफसर उनके घर के सामने नहीं खड़ा, इनकम टैक्स वाले कोई सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी एक साथ मिले हुए हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में है। पहले यहां पे बीजेपी छाती फुला के घूम रही थी, पहले यहां बीजेपी के लोग छाती फुला के घूम रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी, चारों टायर उनके पंचर कर दिए। अब उनके नेता यहां आके कहते हैं हम ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे भाई, यहां आपको 2% वोट मिलेगा और चीफ मिनिस्टर कैसे बनाओगे? अगली बार प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, कहेंगे मैं अमेरिका में ओबीसी प्रेसिडेंट बनाऊंगा। ना आप अमेरिका में प्रेसिडेंट बना पाओगे, यहां आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, दूसरी तरफ एमआईएम, जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां भी हम जाते हैं वहां पे जादू से एमआईएम के कैंडिडेट आ जाते हैं और सारे के सारे कैंडिडेट जो आते हैं वो बीजेपी की मदद करने वाले कैंडिडेट आते हैं। तो आप सुन रहे थे यहां सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीआरएस पर। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हूं जो वादे करता हूं लेकिन पूरा नहीं करता हूं। आपकी जेब में 15 लाख रुपए आए क्या, यहां से लेकर आप देखिए कि सीधा अमेरिका में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहेंगे कि मैं आपके यहां ओबीसी राष्ट्रपति बना दूंगा। और ये सीना फुलाकर चल रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने एक पिन चुभाई और उसके बाद चारों टायर की जो हवा है वो निकल गई। बहुत ऐसी बातें यहां कहते हुए राहुल गांधी, एक कॉन्फिडेंट राहुल गांधी यहां नजर आ रहे हैं और साफ नजर आ रहा है कि यहां से अब कांग्रेस पार्टी काफी आगे निकल चुकी है तेलंगाना में। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, 2 जगहों की हम बात कर चुके हैं। मिजोरम की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिजोरम अभी 7 तारीख को पहले फेज और एकमात्र फेज में मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान है और उसके बाद वहां पैक हो जाएगा। इंतजार रहेगा 3 दिसंबर का। लेकिन उससे पहले आज सोनिया गांधी ने एक भावुक अपील की है।
लंबा वीडियो है और इंग्लिश में है, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट, सेकेंड पार्ट आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश है, साधारण इंग्लिश है, आप समझ भी जाएंगे। लेकिन यहां से सोनिया गांधी अपील कर रही हैं, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अब साथ देती हुई सोनिया गांधी, क्या यहां सब कुछ जो है वो कांग्रेस के हिसाब से चल रहा है? क्या ये चुनाव अब कांग्रेस लीड कर रही है? ये सारे सवालों का जवाब भी खोजेंगे, हम ढूंढेंगे इस न्यूज पॉइंट में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, हमेशा की तरह पैनलिस्ट साथी, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात ये कि सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको सुन लेते हैं। The Prime Minister is completely silent and has not seen it fit to visit Manipur for even a few hours. In Mizoram, the MNF and the ZPM say they are independent. But are they really? No, I believe they are not. They are gateways for the BJP into Mizoram. The Congress party will never compromise with the BJP. Only the Congress party can guarantee the development of Mizoram, empowerment for its people, and protection for the weakest in society. Our track record in government shows that we deliver on our guarantees, as you have seen in Karnataka, Rajasthan, Chhattisgarh, and Himachal. But most of all, we stand for the protection of the Mizo way of life as enshrined in Article 371G of the Constitution of India, which is the legacy of Rajiv Gandhi. That is why I make a personal appeal, especially to the youth of Mizoram, to the women of Mizoram. This is no time for experiments. Please do vote for the Congress party, the hand of experience and the hand of security. A vote for the Congress party is for peace, for progress and prosperity in Mizoram. तो आप सुन रहे थे पीस प्रोस्पेरिटी ऑफ मिजोरम, और इसके लिए कांग्रेस को वोट दें। और सोनिया गांधी यहां साफ साफ मिजोरम के लोगों को, वहां के वोटर्स को अपील करते हुए नजर आ रही हैं। और कैसे क्या कुछ हुआ, इतिहास के पन्नों को पलट रही हैं। राजीव गांधी के साथ वो जब मिजोरम गई थी, वहां की बात यहां सोनिया गांधी कह रही हैं। आप जानते हैं कि 2 दिनों तक मिजोरम में राहुल गांधी थे, उनसे पहले प्रियंका गांधी भी जा चुकी हैं। और अभी भी ऐसा कहने में, सुनने में आ रहा था कि प्रियंका गांधी जाने वाली हैं मिजोरम। लेकिन अब समय बहुत कम है और सुनने में यह भी आया कि प्रियंका गांधी को बुखार हो गया था, तबीयत खराब थी, इसीलिए राहुल गांधी को जाना पड़ा तेलंगाना। और शायद राहुल गांधी तेलंगाना नहीं जाते तो हो सकता है कि वो मिजोरम जाते। लेकिन एक अपील, भावुक अपील सोनिया गांधी की तरफ से हम देख रहे हैं मिजोरम के वोटर्स को। और तो सोनिया गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभाले हुए हैं, और इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो हुंकार भर रहे हैं। क्या यहां से बीजेपी जो है वो पस्त होती हुई नजर आ रही है? क्या इन दोनों ने, राहुल ने, प्रियंका ने, सोनिया ने, चौकरी कह लें तो, क्योंकि अब सोनिया गांधी भी आ गई हैं, इन सब ने बीजेपी की हालत खराब कर दी है? बहुत सारे सवाल हैं। और इसके साथ साथ क्या बीजेपी के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है? ये इसलिए क्योंकि 2023 का ये चुनाव है और इसके बाद 2024, और कल अगर सब कुछ ठीक रहा, अभी तक जो कहा जा रहा है कि मोदी जी यहां कांकेर, जो बस्तर का एक एरिया है, कांकेर आने वाले हैं। और क्या वो वहां आएंगे? अगर आते हैं तो मोदी जी का चुनाव की घोषणा के बाद पहला भाषण होगा, पहली सभा होगी, रैली होगी। बहुत सारे सवाल खोजेंगे, उसका जवाब भी ढूंढेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। यहां रायपुर में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा और आप पास आ जाइए जी। और उधर स्टूडियो में हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, हमेशा की तरह। जरा स्टूडियो में भी हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं उन सबको लेके आइए। और देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। छत्तीसगढ़ की राजधानी का दर्शन करवा रहा हूं आप लोगों को। आप वहां हैं, लेकिन यहां हम हैं
और ग्राउंड जीरो पे जो कुछ चल रहा है और वो तमाम बातें आप तक तो हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं और चर्चा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कर रहे हैं। जरा स्वामी जी आपसे समझूं कि यहां से कहां जाते हुए देख रहे हैं आप चुनाव को। आज पहली तारीख है। एक बात और रख दूं दोस्तों, स्वामी जी आपके पास आने से पहले माफी चाहूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट और लेना चाहूंगा। दोस्तों आप जानते हैं कि आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी है, फाउंडेशन डे ऑफ छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ जो है ये 23 साल का हो गया, नौजवान है। और 23 साल के इस छत्तीसगढ़ में 15 साल कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार रही। शुरुआती 3 साल और उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और अब अगले 5 साल की तैयारी चल रही है। तो इन 23 साल के छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हुआ है, ये सब पर भी हम चर्चा करेंगे। सीधे स्वामी जी आप तक आना चाहता हूं, आपसे समझूं कि यहां से राजनीति किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजीव जी, पहले तो छत्तीसगढ़िया समाज को प्रणाम। और इतनी सुंदर भूमि में है, दर्शन हुए रायपुर की, हृदय प्रसन्न हो गया। देखिए, जो हम लोग राजीव जी पिछले 2-3 महीने से चर्चा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, कांग्रेस की ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और बीजेपी तिरोहित होती जा रही है। जैसे हम लोग एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में एक शब्द को यूज किया करते थे, कारपेट बॉम्बिंग करती थी बीजेपी। इस बार स्थिति यह है कि बीजेपी के शीर्षस्थ नेता राजनीतिक चुनाव प्रचार से पता नहीं कहां नदारद हो गए और कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल चतुष्कोणीय एक प्रकार का प्रचार प्रसार हो रहा है। देखिए, जो लोग, और देखिए ये समाज के अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले लोग, जो सोनिया जी का आज ये संबोधन है मिजोरम के लोगों को, जो लोग अपने देश के, क्योंकि भारतीय समाज में, हमारे धर्म में, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है, हमारे देश में जो बहू ब्याह कर आती है वो हमारी हो जाती है। सोनिया जी इस देश में आई, सोनिया जी ने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को अंगीकार कर लिया। देश के कितने भी महिलाएं ऐसी होंगी जो शायद भारतीय संस्कृति सभ्यता का उतना परिपालन नहीं करती होंगी जो उन्होंने किया। आज उनकी अपील एक बहू की अपील है, एक उसकी एक पत्नी की अपील है जिसने देश के लिए जान दी, उस बहू की अपील है जिसकी सास ने इस देश के लिए जान दी, और दूसरी तरफ जो बेटियों को प्यार करते हैं, जो बेटियों को प्यार करते हैं, उनके लिए प्रियंका गांधी जनता से संबोधन कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है और बड़े साधारण जीवन से, त्याग से, तपस्या से अपने जीवन को संवारा है, खड़गे साहब, वो एक तीसरा मोर्चा खोले हुए हैं। और राहुल गांधी जो जन जन के बीच जाके अपना एक उन्होंने संबंध स्थापित किया है, वो चौथे कोण से राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक चीज और राजीव जी आप देखिए, बड़ी अच्छी चीज है, वो ये है कि जैसी स्थिति गुरु की है वैसे ही स्थिति शिष्या की है। शिष्य नहीं, शिष्या कह रहा हूं मैं। मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपील की थी कि YouTube को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को देखो। उस बेचारी शिष्या को जो शेरनी, बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। उसके भक्त, हमारे देश के भक्त कहते थे कि वो शेरनी है जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली थी, 20-20, 25-25 पुलिस वाले जिसे सिक्योरिटी देते थे। और जब ये संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वहां विशेष अतिथि के रूप में गई। आज टेलीविजन पे आके रो रो के कह रही है कि मेरी तेजस पिक्चर देख लो। राजीव जी, स्थिति ये है, देखिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तेजस पिक्चर को देखने के लिए नाम भी ले लीजिए स्वामी जी, स्वामी जी नाम ले लीजिए। तेजस, तेजस, वो नहीं, उस शिष्या का नाम ले लीजिए। कंगना रनौत, कंगना रनौत, कंगना रनौत, कंगना रनौत रो रो के टेलीविजन पे आके बेचारी कह रही है, भैया मेरी पिक्चर देख लो, और मेरी पिक्चर देख लो। जैसे मोदी जी कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उनकी शिष्या कह रही है मेरी पिक्चर को देख लो। देखिए, यही भक्तों का हाल होगा। देखिए, जिन जिन ने देश के अंदर तानाशाही का साथ दिया है, जिन जिन ने देश के अंदर धार्मिक विद्वेष का साथ दिया है, जिन जिन ने जो लोकतंत्र है भारत का और मेरी सभ्यता और संस्कृति पे आघात किया है, उनका यही हाल होगा। उनकी पिक्चर कोई नहीं देखेंगे। बाकी जो भक्तगण हैं जो पूछते थे आम काट के खाना है या चूस के खाना है, उनका भी यही हश्र होगा।
देखिए इस देश में वही सरवाइव करेगा जी। इस देश के लोग उसी को प्यार करेंगे जो देश के अंदर एकजुटता को स्थापित करेंगे। और जो सोनिया जी ने आज कहा है, देखिए मिजोरम की जनता जिस प्रकार का स्वागत उन्होंने राहुल गांधी का किया था और जिस प्रकार का स्वागत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर प्रियंका गांधी का हुआ है, और खड़गे साहब जिस प्रकार से, मैं राजीव जी आपको बता रहा हूं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है बीजेपी पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस बढ़ती जा रही है। अभी चुनाव में समय बाकी है। स्थिति ऐसी होगी जो लोकतंत्र के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत शुभ संकेत होगी। मेरी देश की जनता अपने देश की सभ्यता, अपने देश की बहू को, जिसने इस देश के गौरव को इतने पुराने समय तक और अपने बच्चों को संबल देके बड़ा किया है और इस तरह से सहनशील बनाया है कि वो जनता के गरीब वर्ग के साथ जाके जी बैठ सकता है, खाना खा सकता है। तो ये समाज बिल्कुल एकजुट है और पूरा देश एकजुट है, 142 करोड़ एकजुट है। और जो इसको तोड़ेगा वो लोकतांत्रिक रूप से, बिल्कुल संवैधानिक रूप से जनता के सामने से हटा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आगे भी हम करेंगे। आप जो बातें कह रहे हैं मल और कंगना रनौत की बात भी आप कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। आप देखिए, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तीनों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि चुनाव में उन्हीं के नाम पर तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आप याद कीजिए कि क्या आज की तारीख में राजस्थान में बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है? नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ में किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है। और ऐसा ही मुख्यमंत्री अभी वहां मौजूद, वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम भी मुख्यमंत्री पद के रूप में सामने नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री तो अब अपने मंच से उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझते हैं। आना चाहता हूं सीधा मीनू जैन जी आपके पास, क्या कुछ आप देख रहे हैं मीनू जी? जी, आप बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर दे रहे हैं रायपुर से, और वहाँ तो आज शायद उत्सव का सा माहौल होगा, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ डे भी है। आज ही के दिन बना था छत्तीसगढ़ राज्य, तो छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो अब एक ऐसी सरकार लाएं जो कि उनके बुनियादी मुद्दों को एड्रेस करे। तो ये जो मैं किसके जो कह रही हूँ वो शायद छत्तीसगढ़ की जनता बड़े आराम से समझ रही होगी। देखिए, जो आप छत्तीसगढ़ से खबर दे रहे हैं और जो और जगहों से भी मिल रही है हम लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, उससे तो ये लगता है कि भाजपा को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इस बार। जो कि हर बार ये कहा जाता था कि मोदी का चेहरा आया, मोदी जी आएंगे, रैली करेंगे और तस्वीर बदल देंगे। अभी सबसे पहले आप मिजोरम में ही ले लीजिए। आज सोनिया गांधी जी ने जो अपील की है, उस अपील वो बड़ी मार्मिक अपील है। और आप देखेंगे कि सोनिया गांधी ने उसमें आर्टिकल, संविधान की धारा का जिक्र किया है, 371G। 371 की जो धारा है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से रिलेटेड है और 371 खासकर मिजोरम के। तो उन्होंने वहां जो इम्पोर्टेंट बात कही है, जो कि जिसका डिटेल अगर मैं दर्शकों को समझाऊं, तो उन्होंने कहा है कि जो मिजोरम वे ऑफ लाइफ है, मिजो वे ऑफ लाइफ है, उसकी रक्षा की जाएगी। जो कि इस वक्त जो इस देश की जो डाइवर्सिटी है, उसमें चाहे मिजो हो, तमिल हो, मलयालम हो या कश्मीरी हो, हर किसी के ऊपर इस वक्त आक्रमण है। तो उसको जो एक एश्योरेंस जो दिया है, देखिए मणिपुर में जो हुआ वो भी आइडेंटिटी की वजह से हुआ है, आइडेंटिटी का क्लैश हुआ है वहां पे। और जो मिजो के बारे में सोनिया जी उनको आश्वासन दे रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने आश्वासन दिया है बगैर वहां जाए, कि अगर कांग्रेस की सरकार वहां बनाते हैं आप, तो आपकी जो मिजो वे ऑफ लाइफ है उसकी हम रक्षा करेंगे, और संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान में इसका प्रोविजन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी एक आश्वासन है एक बड़े नेता की तरफ से, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता मानी जाएंगी आज के समय में सोनिया गांधी। तो वो चीज एक बहुत सोचने वाली बात है, मिजो जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश है। मुझे ऐसा लगता है काफी पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात, तेलंगाना में आज जो राहुल गांधी ने जो अपनी स्पीच दी है, वो काफी फोर्सफुल स्पीच थी, काफी फोर्सफुल थी। और उसमें उन्होंने जो गारंटीज, वो जो सभी जगह ऑलमोस्ट समान सी गारंटी है, लेकिन इसमें एक विशेष गारंटी जो तेलंगाना में उन्होंने दी है, रैयतु भरोसा योजना। उसमें जो भूमिधर किसान हैं उनको, और जो टेनेंट्स हैं जो बटाई पे खेती करते हैं,
उसमें उनको 15,000 रुपया प्रति वर्ष देने की उन्होंने जो की है घोषणा। और न केवल उनको, उन्होंने मजदूरों के लिए भी 12,000, जो खेती मजदूर हैं, जो खेती में काम करते हैं, उनके लिए भी 12,000 की योजना दी है। तो आप अगर देखेंगे, छत्तीसगढ़ ले लीजिए या आप तेलंगाना ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले, हर एक राज्य में उन्होंने गरीब तबका, किसान, वंचित और जो मेहनतकश लोग हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। और आज तो तेलंगाना में वो एक कोल माइन की तरफ भी गए थे और वहां उन्होंने माइनर्स के साथ काफी बातचीत भी की, उनकी समस्याओं के बारे में भी समझा। तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तबके को, जो कि इन 9 साल में और गरीब से और गरीब होता चला गया, तो उसकी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी उन गरीबों और पिछड़े और जो दौड़ में पीछे धकेल दिए गए हैं धक्का मारकर, उन लोगों के, भारत के उन नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं कि हम उनकी चिंता करेंगे। तो ये जो देश की जो 80 करोड़ जनता, जिसको कि 5 किलो राशन का मोहताज बना दिया गया है, राहुल गांधी उसको उस मोहताजगी से बाहर लाने की बात कर रहे हैं कि हम आपको सशक्त करेंगे, आपके सशक्तिकरण के लिए वो गारंटी दे रहे हैं। तो वो गारंटीज जो दे रहे हैं जनता, उनको उन्होंने कर्नाटक में भी हाथों हाथ लिया है उन गारंटीज को, और उन गारंटीज को हिमाचल की जनता ने भी हाथों हाथ लिया है। और तीसरी बात एक जो है कि इन सारे ही चुनावों में एक बात जो आ रही है, इस वक्त जनता काफी हद तक अपने बुनियादी मुद्दों पे फोकस्ड है। बाकी की तो आप छत्तीसगढ़ से बताएंगे, आपकी जो वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ होगा उसमें क्या हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता अगर फोकस हो गई अपने बुनियादी मुद्दों पे, तो इलेक्शन का रुख कुछ और ही होगा, हमारी भी आशा से भी बढ़ के होगा शायद। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आशा से भी बढ़कर होगा, और क्या कुछ होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होने जा रहा है, इसको समझेंगे, हम ये भी देखेंगे। और एक बात यहाँ हम बार बार कर रहे हैं कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है इस हिसाब से कि ये पांचों के पांचों राज्य जो हैं वो जीतने जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, और हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि ये जो तेलंगाना में राहुल गांधी का 2 दिनों की जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं, फिर एक गांव में चले जाना, फिर सोनिया गांधी की एक भावुक अपील मिजोरम के लोगों के लिए, और इधर आज हम लोगों के साथ साथ ही तमाम कांग्रेस के नेता आए हैं सुबह सुबह यहाँ छत्तीसगढ़। तो इन सब का जो कॉन्फिडेंस है, क्या कुछ कहता है? जी, मैं छत्तीसगढ़ पे आऊं राजीव जी, लेकिन पहले आपने तेलंगाना से बात शुरू की है, तो तेलंगाना में देखिए राजीव जी, रोज एक नई खबर आ रही है। कल खबर आप ही के शो में दिल्ली से हम लोगों ने दी थी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना चुनाव नहीं लड़ेगी। पिछले चुनाव में उनको करीब 3.5% वोट आया था, अब वो वोट कहाँ जाएगा हम सब देख सकते हैं। दूसरी आज की खबर ये है कि बीजेपी के एक बड़े नेता, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी विवेकानंद, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में आ रहे हैं। तो रोज कांग्रेस की तरफ जो है वो एक खबर रोज तेलंगाना से आ रही है, और राहुल गांधी वहाँ ऑलरेडी है। गीग वर्कर्स की बात हम लोगों ने कल की थी अपने शो में, और करीब वहाँ पे 4.5 लाख गीग वर्कर्स भी हैं। तो तमाम तरीके से जो इम्पैक्ट है, मेरी निगाह राजीव जी तेलंगाना के इलेक्शन में होगी ओवैसी की पार्टी पर, क्योंकि वहां से मुझे नेशनल ट्रेंड एक मिलने वाला है, और मैं बड़े रिस्क लेकर ये कह सकता हूं कि इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी 7 एमएलए जीती हुई लाई है वहां से पिछली बार, और हो सकता है कि इस बार उनकी सीटें कुछ कम भी हो सकती हैं। तो अगर ये ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश में होगा, और वो 2024 के लिए एक बड़ी आप कहें कि मील का पत्थर होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग सब आसानी समझ रहे होंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ राजीव जी बहुत सरप्राइज देता है लोगों को, और खासकर गोदी मीडिया
मीडिया के लोगों को और सर्वे करने वालों को। आपको याद होगा 2018 में एग्जिट पोल तक, मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट पोल भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे। यहाँ हुआ क्या? उल्टा, और केवल उल्टा ही नहीं हुआ, 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार बनी है। अब यहाँ पे क्योंकि कल जैसा आपने शुरू में बताया कि मोदी साहब आ रहे हैं, पहली चुनावी यात्रा, क्या कहने जा रहे हैं? सवाल एक ये भी आता है जो हम लोग पूछ रहे हैं, कई दिन से पूछ रहे हैं कि मोदी साहब प्रचार में क्यों नहीं निकल रहे हैं, और अब वो आए हैं, वो कल क्या कहेंगे, या वो क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं चुनाव का? क्या वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? क्या वो कपड़ों से पहचान देने वाली बात करेंगे? वो क्या बात करने जा रहे हैं, उससे अंदाज लगेगा कि वो बाकी जगह जब प्रचार में जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं लौटता हूँ, छत्तीसगढ़ में मोदी साहब कांकेर में आ रहे हैं। पहले कांकेर क्या इलाका है? कांकेर यहाँ का ट्राइबल बेल्ट का इलाका है। यहाँ पे 2 ट्राइबल क्षेत्र हैं, सरगुजा और बस्तर। वो बस्तर के इलाके में पड़ने वाला इलाका है। यहाँ पे 32% करीब ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब 34 कह सकते, 34% है और 29 सीटें हैं, और 29 में से लगभग सभी सीटें कांग्रेस के पास है, 1-2 सीटों को छोड़ के। ऐसे ये आप जब कह रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूं कि जो 20 सीटों पर पहले फेज में मतदान होने जा रहा है, इन 20 सीटों में से 19 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस के पास है 2018 के हिसाब से, क्योंकि उसमें से एक सीट जो कांग्रेस के पास नहीं है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जीत के आए थे राजनांदगांव से, उनकी सीट नहीं है। बाकी 19 की 19 सीटें, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस को यहां उन सीटों को न सिर्फ उस जीत को बरकरार रखना है बल्कि एक सीट और अपने खाते में लेना है जो डॉक्टर रमन सिंह की सीट है। ये पहला चरण ही तय कर देगा कि छत्तीसगढ़ क्या कहने जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि जो ट्राइबल बेल्ट है 2, जैसा मैंने जिक्र किया, सरगुजा और बस्तर, इसमें बस्तर में जो जीतता है वो रायपुर आता है। हमारे पीछे आप रायपुर देख रहे हैं, वो यहाँ आता है जो बस्तर में जीतता है। अब अगर बस्तर में कांग्रेस अपनी बढ़त बरकरार रख पाती है 7 तारीख के मतदान में, तो चुनाव के नतीजे थोड़े बहुत सीटों के फेरबदल के साथ वही होंगे जो 2018 में थे। दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट राजीव जी ये कि यहाँ पे लगभग 40% ओबीसी पॉपुलेशन भी है। राहुल गांधी यहाँ आए थे और राहुल गांधी ने यहाँ भी जातिवार जनगणना की बात की थी, बिहार के जातिवार सर्वे की बात की थी, ओबीसी के कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन की बात की थी। ये 40% ओबीसी भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और वो भी तब जब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो खुद भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये कुल मिला के छत्तीसगढ़ का ये नक्शा है, और पहले चरण में जैसा आपने कहा कि पहले चरण में पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ क्या कहने जा रहा है। जी बिल्कुल, बस्तर क्या कुछ कहने जा रहा है। बस्तर की 12 सीटें हैं, 12 की 12 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस के पास हैं। बस्तर भी हम पहुंचेंगे, बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर से भी आपको ऐसे ही लाइव पहुंचाएंगे। वहां की जनता क्या कुछ कहती है वो भी आने वाले समय में हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ के अलावा तमाम दूसरे राज्यों की बात, 5 राज्यों के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। न्यूज पॉइंट आज आप देख रहे हैं दोस्तों, सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, और यही आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी है, 23rd फाउंडेशन डे ऑफ छत्तीसगढ़, और इसलिए छत्तीसगढ़ के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्थापना दिवस की। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं और हमारे तमाम दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप जुड़ते हैं, देखते हैं इस कार्यक्रम को, सराहते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखते हैं। लेकिन आज चूंकि लाइव कहीं और से दे रहा हूं तो शायद कमेंट ना पढ़ पाऊं, या हो सकता है कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को भी पढ़ूं। लेकिन सबसे पहले अब बहुत सारी बातें करते करते आना चाहता हूं अब सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस हिसाब से कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि खास नजरें जो टिकी हुई हैं लोगों की, हमारी आपकी सबकी तेलंगाना पर, और बहुत ज्यादा फोकस जो है राहुल गांधी तेलंगाना पे, और क्या अब लगता है आपको कि तेलंगाना भी कांग्रेस पार्टी ने अपने या कहें कि कब्जे में लेने की कोशिश ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हां अब हम यहां जीत सकते हैं? धन्यवाद राजीव जी।
इसमें इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने महसूस किया है वह यह है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है और अपने अभियान को दिन प्रतिदिन वो गंभीर बनाती चली जा रही है। आप छत्तीसगढ़ में खड़े हैं। छत्तीसगढ़ के में जो पहले चरण में 7 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसके समय सभी में एक सीट को छोड़ करके सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं। वह सीट जीतने के लिए भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इस बार बदल दिया है। रमन सिंह के खिलाफ एक नया उम्मीदवार लेकर के आए हैं वो। और उस इलाके में पूरे के पूरे बस्तर के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस प्रभावी तरीके से सक्रिय है। इसका परिणाम आप इस रूप में भी आप अंदाज लगा लीजिए कि चुनाव घोषणा के पहले प्रधानमंत्री जी ने बस्तर का दौरा किया था और उस दिन बस्तर के लोगों ने बंद का आह्वान किया और उस बंद के आह्वान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस अपने कार्यक्रमों और मुद्दों को लेकर के और अपनी गवर्नेंस में पिछली गवर्नेंस की उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई काट नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, जिस तरह की बात करती है, वह बात असम के मुख्यमंत्री वहां कह के जा चुके हैं और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई सबके सामने है। भारतीय जनता कांग्रेस ने अपने अभियान को बहुत बहुत कायदे से चलाया है और लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की है। अगर एक ऐसा दल जो सत्ता का दावेदार है, सत्ता छीनना चाहता है, उसके नेता अगर पार्टी छोड़ करके उस दल के साथ चले आ रहे हैं जो उसका प्रतिद्वंदी दल है, इसका मतलब वह लोगों के बीच में एक राजनीतिक संदेश है कि जन विश्वास किधर है, चुनाव जिताने की स्थिति में कौन है, जनता किसको पसंद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में एक अविश्वास के दौर से गुजर रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने कार्यकाल के दौरान रमन सिंह जी ने जो वायदे किए थे, खासतौर से बोनस किसानों को बोनस देने का वायदा, उसका न पूरा किया जाना अभी तक लोगों के दिमाग में है। दूसरी बात, जो कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में कहती रही है, जो सोनिया गांधी ने अपने मिजोरम के भी अपील में कहा कि वह वहां का जो जनजीवन है, वहां की जो जीवन शैली है, वहां की जो परंपराएं हैं, उसके अनुकूल प्रगति विकास का रास्ता अख्तियार करेगी, उसके अनुकूल वो शासन चलाएगी। और यह काम छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया। तो लोगों ने लोगों का एक कनेक्ट कांग्रेस के साथ बहुत बेहतर हुआ। मेरा अपना मानना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती देती हुई दिखाई नहीं पड़ी। अभी भी जिस तरह की सक्रियता, एक रमन सिंह जी सबसे बड़े नेता, एक जो पार्टी को की तरफ दिखनी चाहिए थी बीजेपी की ओर से, वो दिख नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी बघेल सरकार के खिलाफ कोई भी राजनीतिक माहौल बनाने में विफल रही है। उसके विपरीत बघेल सरकार अपने प्रो इनकम्बेंसी के लिए ढेर सारे काम किए हैं और उसमें जो कांग्रेस की गारंटी है उसने इसमें बड़ी भूमिका अदा की। और कांग्रेस की गारंटी को लोगों को लेकर के लोगों के मन में इस तरह से इसलिए विश्वास भी है कि कांग्रेस उसको हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के अपने राज्यों में पूरा करती हुई दिख रही है। तेलंगाना की अगर आप बात करेंगे तो तेलंगाना में केवल आज कांग्रेस सक्रिय नहीं हुई है। आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वहां सभा किया था और हमारे ख्याल से 17-18 दिन तेलंगाना में बिताए थे। उस दौरे के दौरान उन्होंने बड़ी सभा की थी। उस बड़ी सभा में भी उन्होंने केसीआर सरकार के ऊपर तीखे हमले किए थे और ये कहा था कि देश की भ्रष्टतम सरकारों में से एक है और ये सरकार ऐसी है जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। उसमें उस वादे का भी उन्होंने उल्लेख किया जिसका जो आश्वासन दिया उन्होंने कि भूमिहीन किसानों को या भूमि वितरण को लेकर के इनकी आने वाली सरकार क्या करेगी, और इस वादे को केसीआर की सरकार पूरी नहीं कर पाई। केसीआर सरकार के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि ये बीआरएस ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और यह लोगों को अब लगने लगा है जब शराब कांड में, शराब के कथित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं और कविता जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सभाओं में जाके बता चुके हैं कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे लेकिन हमने उनको अनुमति नहीं दी। तो यह जो उनकी बीजेपी के प्रति निकटता है, इस निकटता ने लोगों के मन में एक अलग तरह की नाराजगी पैदा की है। प्रशांत जी ने कहा कि ओवैसी साहब की पार्टी का क्या होगा। ओवैसी साहब की पार्टी का हो चुका है। आप याद कीजिए कि बिहार के चुनाव में सीमांचल में बिहार के लोगों ने 5 सीटें दी थी ओवैसी साहब की पार्टी को। उसके आगे क्या हुआ?
उसके बाद जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, क्या हासिल हुआ उनका आपके सामने है। उसके बाद एमसीडी का चुनाव हुआ दिल्ली में, वो आपके सामने है। उसके बाद 6 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, उसमें क्या हुआ। मैं आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा में क्या स्थिति है क्या नहीं है, लेकिन कम से कम झारखंड में तो उनकी मौजूदगी थी, लेकिन डिमरी में उनकी पार्टी को 3000 वोट पाने में पूरी ताकत लगा देनी पड़ी। एक तरह का कंसोलिडेशन है जो ओवैसी के खिलाफ है। ओवैसी के खिलाफ मतलब उस किसी भी दल के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी के निकट है या निकट दिख रही है या उसकी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। यह स्थिति है कि ओवैसी साहब का वह जन समर्थन नहीं रह गया जिस जन समर्थन के लिए वो जाने जाते थे। आज जो अल्पसंख्यकों में एकजुटता बढ़ी है बीजेपी सरकार के खिलाफ, उस एकजुटता का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। वह इसलिए मिल रहा है कि लग रहा है लोगों को कि कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ रही है या कांग्रेस ही एक वैकल्पिक शासन या एक वैकल्पिक गवर्नेंस या वैकल्पिक नीतियां दे सकती है। और राहुल गांधी ने उस विश्वसनीयता को बनाया अपनी कार्यशैली से, अपने राजनीतिक गतिविधियों से और लोगों के बीच में पहुंच करके। राहुल गांधी ने कभी भी अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बोलने से अपने को रोका नहीं है। उन्होंने इस बात की कभी चिंता नहीं की। अनेक दल इस बात को कर रहे हैं कि अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो हो सकता है कि बहुसंख्यक नाराज हो जाए। राहुल गांधी ने इसकी परवाह कभी नहीं की। अगर अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा रहा है तो उस पर बढ़ चढ़ करके राहुल गांधी ने बोला है। और यह उनकी आक्रामकता बीजेपी के खिलाफ, यही एक वजह है कि इसके कारण से एक लोगों का विश्वास और खासतौर से अल्पसंख्यकों का विश्वास, या वो लोग जो बीजेपी से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, या उनको लगता है कि जिन बातों को कहकर के बीजेपी जन समर्थन पाने में सफल रही है वो पूरा नहीं हुआ। मेरा अपना मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना, जहां आपने बात की, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ में और वहां सत्ता को छीनने के लिए जो राजनीतिक ताकत लगानी चाहिए थी पूरी ताकत के साथ हुआ है। और अच्छी बात दिखती है अभी तक, या सर्वेक्षणों में भी बात आई कि लोगों का भी जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। अब कोई आप छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ की कितनी भी पार्टियां छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कितनी भी पार्टियां घूम रही हैं, आप वहां मौजूद है, आपको पता है कितनी पार्टियां हैं जो बीजेपी को मदद करती हुई नजर आ रही है चुनावी राजनीति में, लेकिन लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आज केवल स्थिति है कि या तो सब बीजेपी के विरोध में लोग हैं या बीजेपी के पक्ष में लोग। बीजेपी के पक्ष के में प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि सत्ता दिला सके। कांग्रेस अपने जन समर्थन को न केवल बढ़ाई है बल्कि अपनी लोकप्रियता में नए मुकाम उसने हासिल किए, और वह केवल और केवल है भारतीय कांग्रेस की अपनी राजनीतिक गतिविधियां, अपने सरकारों के द्वारा उन वादों को पूरा किया जाना जो वह पिछले चुनाव में लोगों को देती रही है। तमाम तरह के आरोप लगाया गया बघेल सरकार के खिलाफ, लेकिन वह कोई जमीन नहीं पकड़ पाया। और आज जो कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता बनाई है वह केवल इस आधार पे कि वह बीजेपी से के साथ मजबूती से लड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी की जो भी बातें, जो बात कर रहा है वो, और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, आप उसे देख लीजिए। कल उन्होंने जैसे अप्रैल के अलर्ट के ऊपर जो बातें कही, वो एक आत्मविश्वास से भरा आदमी कर सकता है कि आप कुछ भी जांच करा लीजिए, मेरा फोन लेके चले जाइए, आप देख लीजिए कि आपको जो जांच करना हो, आपको जो करना हो करते रहिए और मैं वो करूंगा। लेकिन उन्होंने भी यार लोगों का आह्वान किया कि आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट मत होइए, जो प्रचार के और लोगों से जुड़ने के परंपरागत तरीके हैं उनको अपनाना पड़ेगा अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि कांग्रेस उस रास्ते पे चलती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस उस राह पर चलते हुए दिख रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और हम भी जब इधर छत्तीसगढ़ में हैं या तेलंगाना या मिजोरम में या मध्य प्रदेश या राजस्थान की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां लीड करती हुई हमें भी नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या कांग्रेस यहां से विनिंग पोजीशन पर बैठ पाएगी, यानी उस स्थान को अचीव कर पाएगी। एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी हम नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट का इंतजार भी तो करना है और उससे पहले मतदान। छत्तीसगढ़ के जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या दूसरे राज्यों के लोग जहां जहां चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, अगर इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो एक अपील आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा कि मतदान के दिन यानी वोटिंग के दिन जरूर जाइए मतदान करने के लिए और अपने हिसाब से वोट डालकर आइए। ये ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी अपनी सरकार चुनी जाए।
और इधर हमारे साथी छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। हम रायपुर में हैं और रायपुर से ठीक 40 किलोमीटर की दूरी पर दीपक जी बैठे हुए हैं और राजिम एक जगह है, राजिम कुंभ के नाम से पिछली सरकार जो है काफी उसको प्रचारित भी की थी। त्रिवेणी है वो, 3 नदियों का संगम है और वहीं पे हैं दीपक जी। दीपक जी क्या कुछ देख रहे हैं आप? लेकिन आपसे छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा, आपसे बात करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की, दूसरे राज्यों की, राजस्थान की। छत्तीसगढ़ की तो खूब चर्चा हम कर रहे हैं दीपक जी। राजीव जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी बात हुई, लेकिन एक दो चीज़ें जो मिसिंग है, जो नहीं हो पाई, वो मैं आपके ध्यान में ले आता हूँ कि आज जो है स्थापना दिवस तो है ही, आज का जो 1 नवंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के हिसाब से, यहाँ के अर्थव्यवस्था के हिसाब से। आज ही के दिन धान की खरीदी का कार्यक्रम शुरू होता है छत्तीसगढ़ में, नॉर्मली 1 नवंबर से ही होता है। तो आज से ही छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का कार्यक्रम भी पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। इस समय जो है, इस साल 125 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदी का लक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है और उम्मीद की जा रही है कि वो लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। उसका कारण ये है कि जिस समय ये सरकार आई थी उस समय लगभग 16-17 लाख रजिस्टर्ड किसान थे, उनकी संख्या आज बढ़ के करीब 25-26 लाख हो गई है। देखिए, पूरे देश में एक रिवर्स ट्रेंड है। सामान्य रूप से गाँवों से लोग शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन अब लोग जो है शहर से लौट के यहाँ पर आके खेती करना चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण दिन होने के कारण मैं आपको एक ध्यान में ला रहा हूँ। तो और यही एक कारण है कि भूपेश बघेल के बारे में जो ये कहा जाता है कि ये सरकार फिर से आ जाएगी, तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है धान का, वो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। और 2 घोषणाएं जो की हैं वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है और उसका बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। देश बाकी राज्यों में भी जा सकता है, कम से कम 2 राज्यों में तो जरूर जाएगा। तेलंगाना भी अच्छा खासा चावल उत्पादन करता है। वो ये है कि दीपक जी एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। दीपक जी जब धान खरीदी की आप बात कर रहे हैं तो ये बता दूं कि 20 टन धान खरीदी की, पहले 15 और अब 20 टन एक परिवार से धान खरीदी का जो वादा था भूपेश सरकार का, वो भी आज से उसकी शुरुआत हो गई है। और ये अपने आप में एक बूस्ट है इस चुनाव के पहले, क्योंकि इस चुनाव से पहले अगर 5 टन एक्स्ट्रा धान खरीद रही है सरकार तो किसानों में बहुत ज्यादा खुशी का आलम है। जी, निश्चित रूप से वो भी एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। जो पहले क्या होता था कि जो पुरानी जो वेराइटीज होती थी उसका उतना उत्पादन नहीं होता था, तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान का जो वादा किया था उसका पूरा किया है। उसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की कि अगले साल से शायद 3,600 रुपए प्रति क्विंटल आपको धान का समर्थन मूल्य मिल सकता है। तो ये संदेश जाएगा। अभी देखिए, मिजोरम की जो बात है, मिजोरम में सोनिया गांधी ने जो बताया है कि जो मिजो वे ऑफ लाइफ, जो मिजो जीवन शैली है, उसको कांग्रेस जो है वो इंश्योर करती है, वो सुनिश्चित करती है। इसका भी संदेश देखिए आप छत्तीसगढ़ से ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस सरकार ने छत्तीसगढ़ी जो जीवन प्रणाली है, छत्तीसगढ़ के जो लोक पर्व हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड के नाम से हर पिछले 2 सालों से एक बहुत बड़ा खेलों का, ग्रामीण खेलों का आयोजन भी हो रहा है। तो ये संदेश भी छत्तीसगढ़ से ही दिया जा सकता है और छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्य जान सकते हैं कि आपको अपने जो प्रदेश की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको बनाए रखना है, तो आपको एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे जो स्थानीय पर्व हैं, लोक पर्व हैं, सबका भी ये हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का ये जो संदेश है वो निश्चित रूप से जाएगा। और शुरुआत जो है, देखिए, सबसे पहला फेज जो है मिजो के साथ है, मिजो में है, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में है 20 सीटों का, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि बस्तर में फिर से जो है एक बहुत ही निर्णायक मतदान जो है वो शायद हो सकता है या होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इस कांग्रेस की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो बहुत यहाँ से उसको ऊर्जा मिलती है छत्तीसगढ़ से, कि छत्तीसगढ़ में जैसी ऐसी मजबूत सरकार बनाई गई है कि जहाँ पर किसी तरह का ऑपरेशन लोटस जैसी किसी भी अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार पलटाने, गिराने या अपनी सरकार बनाने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाएगी। वो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से ये संदेश जाएगा। राजीव जी, अच्छा, केवल एक बात और, केवल आखिरी बात। जी बिल्कुल जी, आखिरी बात। आपको पता है कि एप्पल फोन का जो हैकिंग हुई है बहुत जगह में,
आज भूपेश बघेल का फोन जो है वो लगभग 8 घंटे बंद था और उन्होंने आशंका जाहिर की है कि शायद मेरे फोन को भी हैक किया जा सकता है, तो मैं इसको भेज रहा हूं। और जितने नेताओं के फोन हैक हुए हैं विरोधी दल के, उसमें से यहाँ के उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी फोन था, जो कहा जाता है कि उसको भी शायद हैक किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान इन दोनों नेताओं ने बनाया है कि अगर विपक्षी दलों के फोन को हैक करने की नौबत आ रही है तो उसे भूपेश बघेल के फोन पर भी नजर हो सकती है। हालांकि भूपेश बघेल ने केवल आशंका जाहिर की है, हम कह नहीं सकते, लेकिन ये भी एक सवाल है। राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक सवाल है। और भूपेश बघेल का फोन अगर 8-10 घंटे बंद रहे तो मुख्यमंत्री का फोन कैसे बंद रह सकता है। और कल से लेकर आज तक आज एक और खबर आई इसी एप्पल के फोन यानी आईफोन जो है उसकी हैकिंग को लेकर के, जो कल अलर्ट एप्पल की तरफ से जारी किया गया था, उस अलर्ट के बाद आज पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के फोन जो हैं उसकी हैकिंग की बात उन्होंने लिखी है। और ये जितने भी हैं सब विपक्ष के लोग ही हैं। आखिर क्या कारण है कि ये सब विपक्ष के हैं? ये सब जो हैं वो सत्ता पक्ष के क्यों नहीं है? कुछ तो सत्ता पक्ष के होने चाहिए थे। चलिए, फोन हैकिंग की बात, फोन टैपिंग की बात, जासूसी की बात, ये सब पैगासस से लेकर के ये तमाम बातें हम करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन क्या मोदी सरकार इन सब के जरिए चुनाव जीतना चाहती है? एक बड़ा सवाल है। 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में 9 तारीख से लेकर के 1 नवंबर तक, यानी कि सीधे पूरे के पूरे 21 दिन, क्योंकि 31 का महीना था, ये अक्टूबर का महीना, 21 दिन तक मोदी जी कहां गायब थे? कल वो छत्तीसगढ़, जहां हम अभी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और कल कांकेर आने वाले हैं। बस्तर अगर आप जाते हैं तो पहले कांकेर आता है, फिर जगदलपुर आता है, तो कांकेर पहले है। वहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां सुनना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कहते क्या हैं, निशाना क्या साधते हैं। लेकिन आज आपने देखा कि उधर तेलंगाना में राहुल गांधी, इधर छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी, इन तीनों के भाषणों में जो एक आदमी निशाने पर था वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद चुन चुन कर कल बदला लेंगे या कुछ और करेंगे, बहुत कुछ। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत कुछ हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, करेंगे भी, आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल किस हिसाब से देखते हैं? जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो इस समय सबसे ज्यादा संकटग्रस्त राजनेता है भारत के अंदर। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि भाई 9 तारीख से वो गायब है और कल भी पहुंच जाए, जब वो छत्तीसगढ़ वहां संबोधित कर लें जनसभा को, तब समझिएगा कि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अब देखिए, आज राजनाथ सिंह जो थे वो मिजोरम में थे राजीव जी, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे। वो मिजोरम का अपना दौरा जो है वो नहीं कर पाए, 30 तारीख को जो उनका किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की व्यस्तताएं कितनी ज़्यादा है। मंदिरों में जाना है, उनको पूजा अर्चना करनी है, देश तो चलाना नहीं है। और जिस काम के लिए रखे गए थे, संघ परिवार ने जिस काम के लिए रखा था, 18 घंटे भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, वो भी नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। संघ भी ढूंढ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जी जो है इस गंभीर समय में आखिर चले कहाँ गए हैं। तो ये संकट प्रधानमंत्री के सामने। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, वो भी खासकर तेलंगाना में। आज जिन जी विवेकानंद का जिक्र किया प्रशांत जी ने, वो जी विवेकानंद जो भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना की घोषणा पत्र की कमेटी थी जो बनाने की, उसके चेयरमैन भी थे। मतलब सिर्फ एक जो है वो पूर्व सांसद ही नहीं है, यानी जो वायदे भारतीय जनता पार्टी कर रही है तेलंगाना में, और जो घोषणा पत्र जारी करेगी, उस कमेटी के चेयरमैन भी विवेकानंद जी थे, जो आज कांग्रेस में शामिल हो गए। किस लिए शामिल हुए कि बीआरएस को अगर हराना है तो कांग्रेस के साथ जाना है। तो जितने भी लोग तेलंगाना में शामिल हो रहे हैं दूसरे दलों से आकर के, वो सब यही कहते हुए शामिल हो रहे हैं कि बीआरएस को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। तो ये जो महासमीकरण बन है, मुझे लगता है कि तेलंगाना इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा हॉट केक एक तरीके से जो वो बन गया है, और यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें जो सामने निकल कर आएंगी। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला किया, जैसा कि वहाँ अमित शाह जी कह रहे थे कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बहुत मारक हमला जो है वो राहुल गांधी का था कि भाई आप अमेरिका जाएंगे तो आप ओबीसी राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, तो वहाँ भी आप राष्ट्रपति ओबीसी नहीं बना सकते, यहाँ भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ आपको 2% वोट मिलेगा। तो यानी कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के तेलंगाना में जो है, जो कह रहे हैं कि उसी गैस निकाल दी हवा, उसकी गुब्बारे की,
मुझे लगता है वो गुब्बारे की हवा तेलंगाना में ही नहीं सारी जगह जो एक तरीके से निकल रही है। उधर जो यशोधरा राजे सिंधिया है राजीव जी, आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रही है कि अगर मुझे चुनाव प्रचार करना होता तो मैं अपने लिए ही करती। और जो है ये बहुत सी सबक मिलते हैं कि कुर्सी जो है किसी की नहीं होती है। अब वो प्रधानमंत्री को ये बता रही है कुर्सी किसी की नहीं होती है, शिवराज सिंह को बता रही है, या अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बता रही है, ये तो ईश्वर जाने में किसको बता रही है, यशोधरा जी जाने, लेकिन वो ये बता रही है कि कुर्सी किसी की नहीं होती है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी कुर्सी बना ली है, जब गए थे वो मिलने के लिए कारपेंटर्स के साथ कीर्तिनगर, तो उन्होंने अपनी कुर्सी तो बना ली, कीर्तिनगर में। जिन कुर्सियों की बात, हाँ जी कीर्तिनगर, जिन कुर्सियों की बात यशोधरा जी कर रही है, अब वो किस कुर्सी की बात करेंगे वो जाने, लेकिन उन्होंने संदेश जो है वो दे दिया है कि सिंधिया जी जो है वो प्रचार नहीं कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं परिस्थितियां किस तरह की। छत्तीसगढ़ में चूंकि आप मौजूद हैं तो वहां से ज्यादा मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान में भी जो भारतीय जनता पार्टी अपनी किस तरीके से अंतर विरोध जूझ रही है, और प्रधानमंत्री वहां जाने से बच रहे हैं, अमित शाह जी भी अभी वहां जाने से बच रहे हैं, योगी जी हालांकि आज पहुंचे वहां जाके उन्होंने तालिबान और जाने क्या क्या बातें की। अब आप देखिए तालिबान की मानसिकता समाप्त करने की योगी जी बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उस तालिबान को सहायता भेजते हैं। अफगानिस्तान में भूकंप आया उसके लिए सहायता भेजते हैं। तो अब ये कौन सी मानसिकता है विदेश नीति समाप्त करना चाहती है? ये विदेश नीति है, विदेश नीति है अपनी। हाँ तो अब ये कौन सी योगी जी, पहले सवाल मुझे लगता है मोदी जी से पूछे, जो मोदी जी इस तालिबान को समर्थन दे रहे हैं पहले उसको रुकवाए योगी जी, तब जाकर के राजस्थान में तालिबानी मानसिकता की बात करा दीजिए। कुल मिला के मुझको ये नजर आ रहा है। जी बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और यहाँ इन सब के इर्द गिर्द हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 राज्यों में क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन एक खबर और आपको दे दूं कि आज एलपीजी कॉमर्शियल जो सिलेंडर है 101 रुपये महंगा। आज एक स्पेशल डे और है, आज करवा चौथ भी है, और अभी से 2 महीना पहले जब रक्षाबंधन का समय था तो कुछ रुपए कम किए गए थे ऐसे ही सिलेंडर के, गैस के, और उस समय कितने ट्वीट्स, कितनी बातें इस पर हुई थी, कितने इंटरव्यूज महिलाओं के, गृहिणियों के किए गए थे। क्या आज उन लोगों के इंटरव्यू किए गए जिनको पकौड़े तलने की सलाह मोदी जी दे रहे थे? अगर गैस की कीमत बढ़ा दी तो बेचारे पकौड़े भी तो नहीं तल सकते, करेंगे क्या? रोजगार आप दे सकते हैं? नहीं दे रहे हैं। तो रोजगार से लेकर 15 लाख रुपए की बात और ये तमाम बातें तो करते हैं राहुल गांधी, वही बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं स्वामी जी, कैसे देखा जाए? देखिए, करवा चौथ में कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ाने की कीमत वो क्या जाने जिनको करवा चौथ का मतलब नहीं पता। तो करवा चौथ का मतलब तो हम लोगों को पता है, हम जानते हैं दाम बढ़े तो समस्या होगी, बाहर खाना खाएंगे तो दाम बढ़ेगा। देखिए, देश की जनता को राजीव जी एक बात और समझनी है। आप देखिए, कर्नाटका के चुनाव के पहले कर्नाटका कितना अशांत प्रदेश था। कभी हिजाब का मसला होता था, कभी वहां पे झटका और क्या होता है हलाल, उसके आंदोलन होते थे। समाज पूरी तरह से कर्नाटका का बटा हुआ था। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, देशवासियों को देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए, उदाहरण है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कर्नाटका के अंदर क्या आपने इस प्रकार के सामाजिक विघटन की और विद्वेष की कोई घटना सुनी है क्या? और दूसरा आप उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जहां पे पूरी तरह से शांति थी, कोविड के अंदर उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से कोविड को हैंडल किया था, एक महाराष्ट्र का मॉडल फेमस हुआ था कोविड के हैंडलिंग के लिए। एक राजस्थान मॉडल की लोग उदाहरण दिया करते थे अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत ने किस प्रकार से कोविड का सामना किया था। आज देखिए, यही शिंदे साहब मुख्यमंत्री, आज से 2 महीने पहले जब मनोज पाटिल हड़ताल पे बैठे थे, इन्होंने कहा था हमको 30 दिन दे दीजिए, हम समाधान कर देंगे, हम रिजर्वेशन देंगे। और मनोज पाटिल ने कहा था कि 30 दिन नहीं, आप 45 दिन लीजिए, और नहीं किया। आज वो लड़का जो है वो बिना पानी निर्जल हड़ताल पे बैठा है, स्वास्थ्य उसका बिगड़ता चला जा रहा है। और जबकि महाराष्ट्र सरकार को राजीव जी ये पता है, ये आरक्षण ये नहीं दे सकते, ये आरक्षण दे सकते हैं मोदी जी। मोदी जी जो छोटे छोटे चीजों पे अध्यादेश ले आते हैं, नए कानून ले आते हैं। अगर वहां पे महाराष्ट्र के अंदर इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि बसों में आग लगाई जा रही है, विधायकों के घर फूके जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या उसको मणिपुर बनाना चाहते हैं? महाराज जैसे शांति प्रिय प्रदेश को, जो इतना हमारी आर्थिक जगत का अगर सबसे ज्वलंत उदाहरण है तो महाराष्ट्र है। तो अगर आप 50% के सीमा
जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको नहीं बढ़ा सकते, तो अध्यादेश लाके उसका संशोधन क्यों नहीं करते। और एक राजीव जी लास्ट बात, देखिए अब ये विश्लेषण करना हम छोड़ दें कि ओबीसी किसे वोट करेंगे, दलित किसको वोट करेंगे, ब्राह्मण ठाकुर किसको वोट करेंगे। मैं परिवर्तन देख रहा हूं, लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ गए हैं, देश की एकता के लिए वोट कर रहे हैं। और मैं आपको लिख के देता हूं, सवर्ण जाति जो 85% बीजेपी को वोट देती थी, इस बार के चुनाव में 60% कांग्रेस को वोट देने वाली है। बीजेपी को सवर्ण भी वोट नहीं देगा, दलित आदिवासी ओबीसी तो नहीं दे रहा, अल्पसंख्यक तो नहीं दे रहा, सवर्ण समाज भी वोट नहीं देगा, क्योंकि सवर्ण समाज के पेट में भी पेट होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसको भी अपने बच्चे के लिए नौकरी चाहिए, उसको भी अपने बीवी के लिए करवा चौथ के लिए जो पति के लिए व्यंजन वो बनाती है, उसके लिए गैस की जरूरत सवर्ण समाज को भी होती है। सवर्ण समाज इतना मूर्ख नहीं है कि केवल धार्मिक और सामाजिक विद्वेष की वजह से बीजेपी को वोट देगी। 60% सवर्ण समाज के वोट भी इस बार इंडिया अलायंस को मिलने वाले हैं। जी, इंडिया अलायंस 2024 की बात, जैसे ही इंडिया अलायंस की बात हम करते हैं तो 2024 याद आता है, लेकिन उससे पहले 2023 जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और यहां से आपको हम आने वाले समय में पल पल की रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है। आज की रिपोर्ट हम पहले दे चुके हैं आपको, और आज दिन भर क्या कुछ होता रहा वो भी हम बताते रहे हैं और उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर कॉमर्शियल जो है वो उसकी कीमत बढ़ गई, आज करवा चौथ है, भाई दूज के दिन, भैया रक्षाबंधन के दिन तो आपने कीमत कुछ कम करके वाहवाही लूटने की कोशिश की थी, लेकिन क्या अब मोदी जी भी मान चुके हैं या मोदी सरकार मान चुकी है कि अब कीमत घटाओ या बढ़ाओ कोई फायदा नहीं होने जा रहा है? ये है या इसका कुछ और कारण है, जरा समझना चाहता हूं। मीनू जी, कैसे देखती हैं आप? ये जब से बाजारवाद के चपेट में आया है करवा चौथ, या पहाड़ की संस्कृति में करवा चौथ का नाम ही नहीं था कहीं, ये टीवी देख देख के यहाँ पे करवा चौथ घुस गया है पहाड़ की संस्कृति में, कोई सवाल ही नहीं था जिसका। तो ये तो टीवी ने और इस बाजारवाद ने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो ये करवा चौथ बनाने वाली जो औरतें हैं वो उस समाज से आती है जिनके पति कहते हैं कि हम 500 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा लीटर का तो भी खरीदेंगे। तो उनको सिलेंडर के दाम में 100 रुपए ऊपर हो या नीचे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये समाज का तबके के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उन गरीब महिलाओं को, जो आदिवासियों का, जिनके कल्याण के लिए या सशक्तिकरण के लिए ये बात कर रहे हैं भूपेश बघेल, जिनके सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत जिनके सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं, उनको फर्क पड़ेगा। तेलंगाना में जिस गारंटी दी जा रही है उनको, ताकि वो सशक्त हो महिलाएं, इस सिलेंडर के पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गारंटीज कांग्रेस दे रही है कि भाई कहीं किसी स्टेट में 2000 रुपए महिलाओं को प्रति माह दिए जाएंगे, कहीं 2500 रुपए महिलाओं को प्रति माह दिए जाएंगे, बस में फ्री राइड दी जाएगी। देखिए महिलाएं जा ही नहीं पाती हैं कहीं इसी चक्कर में कि भाई गरीब महिलाएं पैसे खर्च होंगे, किराया कहाँ से लाएंगे, इतने महंगे किराए उनको दी जा रही है। लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था जो सरकारें कर रही है कांग्रेस की, और जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो है महिलाओं का सशक्तिकरण। आप ये 100 रुपए का सिलेंडर घटा के या बढ़ा के क्या करते हैं, एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं। तो वो महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं है। वो नजर महिलाओं की अब उस पे है जो उनको मिलने वाला है, जो गारंटीज दी जा रही है। 500 रुपए सिलेंडर की गारंटी 5 स्टेट में दी जा रही है जो चुनाव के में आ रहे हैं, उनमें कांग्रेस 5 स्टेट में गारंटी दे रही है कि हम 500 रुपए प्रति माह सिलेंडर रखेंगे। तो वहां कोई इफ एंड बट ही नहीं है कि भाई इतने का नहीं होगा, या 100 रुपए घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो जनता उसको खरीदेगी जो फिक्स रेट की दुकान है। जनता ये जो फ्लक्चुएटिंग रेट वाली दुकान में नहीं जाती है, जो मोल भाव करे, अभी 100 रुपए का दे और फिर 200 रुपए का दे थोड़ी देर बाद सामान। पब्लिक और महिलाएं तो खासकर फिक्स रेट की दुकान पे जाती है। तो वो जो फिक्स रेट देगा, जो कांग्रेस जो गारंटी दे रही है वो फिक्स रेट की गारंटी दे रही है, पैसे भी फिक्स दे रही है और सिलेंडर की गारंटी भी दे रही है। तो ये चीज देखिए, महिलाओं का जो आप बार बार कहा जा रहा है कि भाई 50% है, हर स्टेट में है आबादी, 50% आबादी। तो उस महिला को जो फोकस करके जो बात की जाएगी वो वहां पे बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा।
उसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, उसी राज्य की जो पार्टी है, उसी राज्य में वही पार्टी सत्ता में आने वाली है जिनको की महिलाओं की जरूरतों का और महिलाओं के जो परेशानियां हैं उनका जो ध्यान दिया जाएगा। खाली जवानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता है। कल परसों एक मजाक बन रहा था कि कांग्रेस ने गारंटी दी 500 रुपए सिलेंडर की, तो शायद रमन सिंह ने उसके जवाब में बताया हमने की है उज्ज्वला योजना शुरू। अरे भाई, तुम उज्ज्वला योजना शुरू तो कर दिया आपने, लेकिन दूसरा सिलेंडर भरवा पाए कि उज्ज्वला योजना वाली महिलाएं? कोई भी नहीं। आपने उल्टे बैकफायर कर दिया अपने ऊपर उस मुद्दे को। तो ये चीज जो इनका चल रहा है महिलाओं के साथ रोलर कोस्टर, 33% आरक्षण का वादा कर दिया देंगे 10 साल बाद। तो इस तरह की चीजें कोई नहीं खरीदता कि पुरानी जो आगे के प्रॉमिस कर रहे हैं, और प्रॉमिस करने के मामले में मोदी जी फेल रहे हैं। जुमलेबाज का उन्होंने अपना टाइटल अर्न कर लिया है इसके बदले में कि भाई मैं इतने जुमले देता हूं, जो वायदा करता हूं उसको पूरा नहीं करता हूं। इसीलिए तो आज राहुल ने कहा कि मैं मोदी नहीं हूं कि जो वादा करूं और उससे मुकर जाऊं या पूरा ना करूं। मैं वो हूं कि जो वादा करूंगा तो पूरा करूंगा या फिर करूंगा नहीं। तो जो कर्नाटक में उन्होंने वादे किए, वो वादे किए कि जो कि प्रैक्टिकल थे, जिनको कि पूरा किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि वादा पूरा ना किया जा सके और 15 लाख का वादा कर लें, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की गारंटी दे दें और उसको बाद में वो पूरा ना कर पाए। तो ऐसे वादों से कोई फायदा नहीं है। वादा वो करें जिसकी की पूरे होने की आपको अनुमान हो, आपके पास गारंटी हो। तो वो चीज मोदी जी जो नहीं कर पाए, उसको अब कांग्रेस ने समझ लिया है कि उन्होंने पूरा गणित बैठा लिया। देखिए, अर्थशास्त्रियों की कांग्रेस के पास कमी नहीं है। तो वो उन सब ने बहुत वेल थॉट आउट जो भी उनका प्रोग्राम्स हैं, जो भी उनकी गारंटीज हैं, जो भी उनके घोषणा पत्र हैं, वो बहुत सोच विचार के पश्चात वो बन रहे हैं और अभी आगे भी बनते रहेंगे। आप और इनका जो 2003 में 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा दिसंबर में, उसमें इसका लक्ष्य वो साफ दिखाई देगा। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, हमें इतना प्रभावकारी क्यों लग रहा है राहुल गांधी का बोलना? क्योंकि उसके पीछे बहुत सोची समझी रिसर्च बेस्ड है। उसका रिसर्च करके बोल रहे हैं। जो ऐसा नहीं है कि जो मुंह में आया वो बोल दिया। तो वो और ना उनकी जुमलेबाजी है और ना वो ये चाहते हैं कि भाई पब्लिक मेरे बहकावे में आके मुझे वोट दे दे। सच बात बोल रहे हैं और सच को पब्लिक खरीद रही है। बुनियादी मुद्दों पे उतरी हुई है जनता अपने। शुड आई कैरी ऑन? जी बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप मीनू जी। लाइट की दिक्कत है, यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन फिर भी आवाज शायद आप लोगों तक अच्छी पहुंच पा रही होगी। चेहरा खूबसूरत रहे ना रहे, लेकिन आवाज अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। और आवाज जो है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट की व्यवस्था भी थोड़ी सी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे लाइट भी कम होती जा रही है, ये दिखाई दे रहा है। खैर, आना चाहता हूं एक बार सुनील शुक्ला जी आपके पास। कैसे देखा जाए, बहुत कुछ है जिस पे चर्चा हम कर रहे हैं। और एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, प्याज की कीमत बढ़ रही है, टमाटर ने पहले ही रुलाया है, लाल टमाटर ने लाल कर दिया। और उसके बाद अब देख रहे हैं हम कि गैस की कीमत भी बढ़ रही है। लेकिन चुनाव सिर पे है और ऐसे भी भक्त लोग हैं जो 500 रुपए से 1000 रुपए या 5000 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे जो इतनी महंगाई कर रहे हैं। नौकरी मिले ना मिले, पकौड़े तलेंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। तो उनको देने दीजिए, आप 500 रुपए पेट्रोल दीजिए जी। क्यों रोक रहे हैं उन्हें? लेकिन उनके साथ अन्य कोई तो जाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या तो रहती है ना, रहे बहुत अच्छा है। उनको आप भी जो एक बाइबिल का एक कहा जाता है ना, बाइबिल में कहा गया है कि यीशु ने माफ करना, इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन ये स्थिति है नहीं। ये 500 रुपए पेट्रोल खरीदने वालों की तादाद कितनी है? कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपके साथ हैं? संभव नहीं है ना। अगर ये बस्तर में आपको ऐसे लोग मिले जो ये कहे कि 500 रुपए का पेट्रोल आप देते रहिएगा, हम खरीदते रहेंगे, और अगर ऐसे लोग होते तो बस्तर में बंदे का वाहन क्यों होता? अगर ऐसे ही लोग इस देश में बहुतायत में हैं तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाने से, मिजोरम जाने से दिया उन्होंने। उनकी सभा थी 31 अक्टूबर को, वो गए तो नहीं।
अगर इस देश के लोग 500 रुपए में पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं, तो फिर मिजोरम के मुख्यमंत्री ने उनके साथ डायस शेयर करने से क्यों मना कर दिया? अगर लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति, सरकार के प्रति उत्साह भरी नजरों से नहीं देख रहे हैं, तो विवेकानंद जी तेलंगाना में पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में क्यों चले आए? वहां 500 रुपए में पेट्रोल खरीदते रहते, लोगों से खरीदवाते रहते, फिर क्या दिक्कत थी? होता ऐसा नहीं है जी। अगर 500 रुपए में पेट्रोल खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुतायत में होती, तो इस देश में रोजमर्रा की जरूरतों की का जो खरीद विक्रय है उसकी तादाद कम नहीं होती, कम मूल्य की गाड़ियों की खरीद कम नहीं होती, लोन लेकर के अब लोन अदा न करने वालों की तादाद बढ़ती हुई नहीं चली जाती, पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ती चली नहीं जाती जी। आज लोग अपनी तमाम दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। आज अगर 500 रुपए में पेट्रोल खरीदने वालों की तादाद उतनी ही होती जितना आप बता रहे हैं, तो नीट में 1000 सीटें एमबीबीएस से खाली नहीं रहती, लोग दौड़ के जाते हैं, एडमिशन करा लेते। पैसा नहीं है लोगों के पास, लोग अपनी जरूरतों के लिए व्यय करने के पास उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है जी। 75 रुपए किलो प्याज खरीदने के बाद अगर आप 500 रुपए का पेट्रोल भी खरीदने के लिए तैयार हैं, ईश्वर आपका भला करे, आप बिल्कुल उनके साथ रहिए, एकदम नारे बुलंद कीजिए आप जाकर के। सवाल ये नहीं, सवाल ये है ना कि आपके साथ कितने लोग हैं। तो फिर अगर 500 रुपए की पेट्रोल लोग आपके समर्थक और इस देश के लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो आपने घरेलू गैस की कीमत क्यों घटा दी? अपनी 1100 रुपए से लेकर 900 रुपए क्यों लेके चले आए? आप है, देखिए, आपको अगर देश की जनता का मर्म समझेंगे तो आपको पता होगा कि इस देश के लोग 90% लोग, 95% लोग 500 रुपए का पेट्रोल खरीदने की स्थिति में नहीं है। एपीएल के मार्केट में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जो छोटे और मोटे 5000 6000 के मोबाइल मिलते हैं उनके मार्केट में कमी आई है, क्योंकि वो उसके खरीदने वालों की संख्या कम हो गई। अडानी जी को थोड़ी समस्या है कि 500 रुपए का पेट्रोल मिले चाहे 5000 रुपए का पेट्रोल मिले, क्या दिक्कत है उनको? वो लेते रहेंगे जी। लेकिन उनके भरोसे देश नहीं चलता, इस वर्ग के भरोसे देश नहीं चलता। देश उनके भरोसे से चलता है जो अपनी प्राथमिक जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनको आपको बेहतर बनाना होगा। अगर वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, अगर आपकी प्राथमिकता में वो नहीं है, तो फिर आप उनके प्राथमिकताओं में नहीं रह जाएंगे। आपको आम आदमी की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना ही होगा। सरकारें इसीलिए होती हैं। सरकार गिनती या मुट्ठी भर लोगों के हितों की चिंता करने के लिए नहीं होती। प्रो पीपुल और प्रो कारपोरेट इसीलिए दो शब्द बनाए गए हैं। अगर जनता के पक्षधर आप होंगे तो आपको ये चिंता करनी पड़ेगी कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, लोगों की क्रय शक्ति कितनी रह गई है, लोग अपने बच्चों के ऊपर स्वास्थ्य के मामले में कितना खर्च करने की स्थिति में है, क्या वही हालात आ गए हैं कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि इलाज हो या ना हो दवा नहीं खरीद सकते हो, लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। कहां ले जा रहे हैं आप ये सवाल ये है, और यही सवाल सिर चढ़ के बोल रहे हैं। अगर ये सवाल नहीं होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी ना। फिर कौन चिंता करता कि धान खरीदने के लिए आपने कितने धान खरीदे और उसकी कीमत आपने क्या अदा की। मध्य प्रदेश में धान की कीमत क्या मिल रही है और छत्तीसगढ़ में धान की कीमत क्या मिल रही है। मध्य प्रदेश में बोनस नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में बोनस मिल रहा है, और उत्पादन का अधिकांश हिस्सा सरकार खरीद रही है। एक वो सरकार है जो किसानों से कह रही है कि हम इतने रुपए में आपका धान खरीदेंगे, और एक वो सरकार है जो बासमती धान के निर्यात पर रोक लगा देती है कि हम निर्यात नहीं होने देंगे। क्यों? कि बासमती खाने वालों की को ज्यादा कीमत देनी पड़े। आप किसकी चिंता कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, और लोग उसके साथ होंगे जो उनकी चिंता करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें इस पे हम कर भी रहे हैं। आपको बता दो दोस्तों कि 20 गारंटियां दी हैं भूपेश बघेल ने। 20 गारंटियां, एक दो नहीं, 20 गारंटियां, और उसमें किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं को लेकर, अलग अलग युवाओं को लेकर के अलग अलग गारंटियां। और ये गारंटी, और इसमें राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम जो बोलते हैं, जो वादा निभाते हैं, वो पूरा करते हैं।
और हमने पहले भी करके दिखाया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो उस समय मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, या अब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की बात हो। हर जगह आपने देखा कि जो वादे, और यहाँ 15 लाख की बात भी राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तो बीच बीच में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक बार आना चाहता हूं फिर से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए दीपक जी कि ये जो 5 राज्य हैं, इन राज्यों में भी कांग्रेस उन वादों के बल पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? निश्चित रूप से, और जिस तरीके से अपने वादों को और अपने गारंटियों को जितने फोर्सफुली राहुल गांधी लोगों के सामने रख रहे हैं, न केवल राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी। देखिए, दो समांतर धाराएं चल रही हैं। प्रियंका गांधी के भाषणों में अगर आप ध्यान से देखें, गारंटियां, वादे तो हैं ही, एक तरह से नागरिक बोध को जागृत करने का हमेशा काम करती हैं। वो कहती हैं आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप जानिए, ये आपका अधिकार है, आपने अधिकार को छोड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश से जो उन्होंने एक अलग तरह की जो बात शुरू की है, वो नरेशन जो है वो लगातार चला रहा है। राहुल गांधी तो सीधे सीधे एक तरह का पूरा, मुझे लगता है कि 2024 का जो घोषणा पत्र होगा, अगर वो कांग्रेस अकेले तैयार करती तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र इनका तैयार हो चुका है। ये जो 4-5 राज्य अभी के, इसके पहले कर्नाटक, हिमाचल, और उसके पहले पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कुछ भी बस राहुल गांधी ने जनता के बीच डाला है, वो एक बहुत ही सुनियोजित और बड़े वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया। मुझे तो लगता है कि वह घोषणा पत्र ही तैयार हो रहा है। इसलिए ये जो घोषणाएं हैं, ये जो वादे हैं, गारंटियां हैं, एक समान सभी 5 राज्यों में आप देखिए वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रही हैं। केवल छत्तीसगढ़ की बात, अब हमें इसके वैसे आपका ये कहना सही है कि छत्तीसगढ़ के बारे में हम इतनी बात कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में मामला इतना साफ नजर आ रहा है कि इस पे कुछ भी किया जाना, कहा जाना कोई अब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन छत्तीसगढ़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने साबित किया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसी को आगे जो बढ़ाया है वो आप देखिए, जिस समय कमलनाथ कुछ दिनों के लिए जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया, उसके बाद गहलोत कर रहे हैं। अब तेलंगाना और मिजोरम की बारी है कि वो इन कांग्रेस के इन वादों को पाने के लिए, इन गारंटियों को पाने के लिए, अगर उन्हें चाहिए इस तरीके के अच्छी घोषणाएं, अच्छे काम, तो उन्हें वो तो कांग्रेस को चुनेंगे। एक ही बात, जैसे तेलंगाना में इन्होंने, राहुल गांधी ने ये जो कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के 4 टायर पंचर कर दिए, मुझे तो लगता है केवल 4 टायर पंचर नहीं किए, तो उनकी स्टेपनी थी AIMMI, उसको भी पंचर कर दिया है। अब असदुद्दीन ओवैसी को ये देखना होगा कि अब तेलंगाना में अगर वो परास्त होते हैं, जिसकी पूरी की पूरी संभावना दिख रही है और वो एक्सपोज भी हो गए हैं, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, कौन से चुनावों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब लगता है कि वो अपनी इन हरकतों पर निश्चित रूप से खुद ही नियंत्रण करेंगे और उनकी अपनी जो एक सीमा है तेलंगाना के अंदर, वहीं पर वो पंचर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पंचर हो रहे हैं। तब देखिए आगे क्या होता है। राजीव जी। जी बिल्कुल, पंचर करने की बात हो रही है, और किसकी स्टेपनी कौन पंचर कर रहा है, किसके पहिए कौन पंचर कर रहा है, ये तो सब पता चलेगा 3 दिसंबर को जब रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन हम 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं, और इन चुनावों में सबसे अहम चुनाव जो है, सबसे प्रमुख रूप से अगर कहें महत्वपूर्ण चुनाव छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ को भले आप किसी रूप में देख रहे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस जीत रही है 100% गारंटीड, लेकिन सीटें कितनी लेके आ रही है ये भी हम आपको बताएंगे आने वाले समय में कि कितनी सीटें ला सकती है कांग्रेस इस छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। 20 सीटों पर 7 तारीख को मतदान होना है, और उसके बाद 70 सीटें बचेंगी जिस पर 17 तारीख को मतदान होना है। और इस रायपुर में 17 को वोटिंग है। 4 अलग अलग सीटें आती हैं रायपुर से, तो ये अलग अलग। जरा प्रशांत जी आइए, आखिरी कमेंट आपसे जरूर ले लूं और उसके बाद इस कार्यक्रम को क्लोजिंग की ओर बढ़ें। लाइट का प्रॉब्लम होता रहता है दोस्तों, रात का वक्त है, बाहर हैं, मच्छर देखिए, बगल में एक्चुअली तालाब है, और ये जो जगह है जहां हम खड़े होकर, पीछे आप रायपुर देख रहे हैं लिखा हुआ मोर रायपुर, ये मरीन ड्राइव कहलाता है, रायपुर का मरीन ड्राइव। आपने मरीन ड्राइव का नाम सुना होगा, मुंबई, लेकिन ये छोटा लेकिन है, यहाँ काफी भीड़ रहती है, चहलकदमी होती रहती है, और हम आप तक यहाँ से जो चुनावी चर्चा परिचर्चा है वो पहुंचा रहे हैं, और क्या कुछ चल रहा है वो बता रहे हैं। प्रशांत जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा
दिन भर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और यहाँ से हमारी नज़रें, और जो आप ही बता रहे थे कि तेलंगाना में एक साहब जो हैं वो छोड़ करके आ जाते हैं कांग्रेस में, उधर सोनिया गांधी जी मिजोरम पर नज़र टिकाई हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ हैं और राहुल गांधी तेलंगाना में। राजस्थान की बात, कल राजस्थान से कांग्रेस पार्टी ने 2 लिस्ट जारी की और उधर बात हम मध्य प्रदेश की भी कर रहे थे और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि परिस्थितियां बिल्कुल, आप घूम के आए हैं मध्य प्रदेश से और आपसे बेहतर और कोई कौन बता सकता है। जरा ओवरऑल यहां से आज 1 तारीख, नवंबर का महीना, इस पूरे नवंबर में आज 1 है और 30 नवंबर को चुनाव आखिरी है, क्या सब कुछ पैक हो चुका है? एक बात जो मेरी समझ में आई, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए यहाँ आया हूँ, देखिए मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट रूप से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराजगी है। राजस्थान में गहलोत के प्रति नाराजगी नहीं है, लेकिन वो लोगों का कहना है कि जी हम तो बदलते हैं सरकार। तो एक तो ये बात वहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये अंतर है। यही बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हो सकता है कुछ सीटें कम ज़्यादा हों, वो मेरे ख्याल से जो व्यक्तिगत जो कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनके खिलाफ कुछ हो सकता है कि स्थानीय स्तर पे नाराजगी हो या एंटी इनकम्बेंसी हो। सरकार के प्रति यहाँ पे मुझे, जब से मैं सुबह से यहाँ पे आया हूँ, लोगों से बात की है और तमाम और पत्रकारों से भी बात की है जो कि इधर उधर घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ के इलाकों में, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती है मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नतीजे और एग्जिट पोल में अंतर पिछली बार था, इस बार भी वैसे ही कहीं ना हो जाए। जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है सरकार के प्रति, लोग आराम से शांत हैं और उनको पता है वोट कहां देना है, कैसे देना है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है इस राज्य में भी। हिंदी पट्टी के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन मिजोरम और तेलंगाना दोनों जगह कांग्रेस फाइट कर दे रही है वहां के सत्तारूढ़ दलों को। तेलंगाना में बीआरएस को और उधर मिजोरम में एमएनएफ को, मिजो नेशनल फ्रंट आप जानते हैं। और इन 5 राज्यों के चुनाव का क्या असर पड़ेगा 2024 पे, इसका विश्लेषण हम तो बार बार करते हैं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।